बीजेपी ने आरोप लगाया है कि भारत विरोधी इंटरनेशनल इन्वेस्टर जॉर्ज सोरोस के साथ सोनिया गांधी और राहुल गांधी के संबंध हैं। कांग्रेस ने बीजेपी के इन आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। भारत के खिलाफ लड़ते हैं ऐसा ताकतों के साथ लिंक होते हैं तो उस पे एकजुट होकर के आवाज उठाना चाहिए। सोमवार को संसद की कार्रवाई शुरू होते ही लोकसभा और राज्यसभा में किरण रिजिजू के इन आरोपों पर हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी के अध्यक्ष और राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा, फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफ एशिया पैसिफिक का संबंध जॉर्ज सोरोस के साथ सामने आया है, जो चिंताजनक है। यही आरोप प्रत्यारोप लोकसभा में भी देखने को मिला। सोरोस जो है वो भारत एंटी भारत है और राहुल गांधी भी उसकी भाषा यहाँ बोलते हैं। वो सरासर झूठ है और वो खुद गद्दारी करते हैं। सपा सांसदों ने मकर द्वार पर किसानों के संकट के मसले पर नारेबाजी की और एमएसपी पर कानून की मांग की। लोकसभा के नतीजों ने महाराष्ट्र में कांग्रेस को ताकत दी, तो विधानसभा के नतीजों ने इस ताकत पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। अब राहुल के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को मिली हार के बाद राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर गठबंधन के भीतर ही सवाल उठ रहे हैं। आदमी में क्षमता है, उस व्यक्ति को मिलना चाहिए। और आप स्ट्राइक रेट देखेंगे तो कांग्रेस का 10% है बीजेपी के आमने सामने। हमारा आप देखें बीजेपी आमने सामने तो 70% से हमने उनको मारा। वहीं महाराष्ट्र में भी सपा अब खुलकर कांग्रेस की अगुवाई वाले अघाड़ी पर निशाना साध रही है। जब महाविकास अघाड़ी एक सेकुलर पार्टी है और वो इस तरह की बात करेगा कि हमारा हिंदुत्व का मुद्दा बिल्कुल कायम है, हम उस हिंदुत्व मुद्दे पर चलेंगे, कार्यकर्ताओं को बुला कर नसीहत देंगे, तो मैं समझता हूँ कि हम तो कभी नहीं रह सकते उसमें। हालांकि कांग्रेस राहुल के आगे किसी और का नेतृत्व स्वीकारने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी जी बहुत कुशलता से नेतृत्व कर रहे हैं और आज मैं स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूंगा राहुल जी का कोई विकल्प नहीं है। हालत यह है कि कांग्रेस के प्रदर्शन में सपा और टीएमसी जैसे विपक्षी दल शामिल नहीं हो रहे हैं। यह साफ संकेत है विपक्षी दलों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा के विशेष सत्र के आज आखिरी दिन बीजेपी नेता राहुल नार्वेकर ने दूसरी बार विधानसभा अध्यक्ष का पदभार संभाला। कल उन्होंने अपना पर्चा भरा था और आज उन्हें निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र विधानसभा के विशेष सत्र के आखिरी दिन राहुल नार्वेकर अध्यक्ष चुने गए। वैसे रविवार को ही उनका चुना जाना तय हो गया था, क्योंकि विपक्ष ने उनके सामने कोई उम्मीदवार देने से मना कर दिया था। विधानसभेचं उपाध्यक्षाचं पद हे विरोधी महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष निर्विरोध चुने जाएंगे। विपक्ष ने कोई उम्मीदवार नहीं दिया है। राहुल नार्वेकर भाजपा विधायक और पूर्व अध्यक्ष कल निर्विरोध चुने जाएंगे। सोमवार को शिवसेना उद्धव के नेताओं ने पहले विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव का बहिष्कार किया और उसके बाद राज्यपाल के भाषण का भी। यूबीटी के नेताओं ने राहुल नार्वेकर की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए और उन पर गंभीर आरोप लगाए। आज शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पार्टी ने बॉयकॉट किया है। आज स्पीकर की इलेक्शन हुई, अनअपोज हमने कर दी थी। कल एक प्रथा है, परंपरा है, उसे उसका रिस्पेक्ट करके उसका एक मान सम्मान रख के हमने वो अनअपोज कर दी थी। लेकिन जब अनअपोज हुई तो जो नाम सामने आया वो राहुल नार्वेकर जी का था। पिछले 2.5 साल में उनके साथ जो एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने बाई पार्टीजनशिप फॉलो करनी थी वो की नहीं, उन्होंने पार्टीजन पॉलिटिक्स किया। ट्राइब्यूनल के हिसाब से उन्होंने जो अन्याय किया हम पे, वो अन्याय रिपीट नहीं होगा, इसकी गारंटी हमें चाहिए। वो गारंटी के लिए हम आज बॉयकॉट करें। आम आदमी पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। पहली सूची में जहां 11 नाम थे तो वहीं दूसरी सूची में 20 नाम हैं। हालांकि दोनों सूचियों में कई मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए हैं, तो कई दल बदलुओं को इस बार मौका दिया गया है। मनीष सिसोदिया पटपरगंज से नहीं, जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे। उनकी जगह पटपरगंज से अवध ओझा होंगे। बीजेपी बता रही है सिसोदिया हार के डर से सीट छोड़ भाग गए। पटपड़गंज में अगर 10 साल काम किया होता, लोगों की सेवा की होती तो मनीष सिसोदिया को भागना नहीं पड़ता। लेकिन मनीष सिसोदिया तुम कहीं भी भाग जाओ, शराब के ठेके तो तुमने पूरी दिल्ली में खोले थे, सब जगह जवाब देना पड़ेगा। पटपड़गंज हो या जंगपुरा, नरेला हो या नजफगढ़, चुनाव तो अरविंद केजरीवाल जी की टीम लड़ती है और लड़ाती है। हम सब अरविंद केजरीवाल जी की टीम है और किसी भी सीट से पार्टी मेरे लिए तय करेगी, मैं वहाँ से चुनाव लड़ूंगा।
इसमें शक नहीं कि आप इस बार अपनी सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रही है। शराब घोटाले के आरोप में केजरीवाल, सिसोदिया सहित कई नेताओं ने जेल काटी, कुछ अन्य वजहों से जेल गए। अब टिकटों के बंटवारे पर भी इसकी छाया है। अब तक 31 में से 21 विधायकों के टिकट काटे जा चुके हैं। 3 विधायकों की सीट बदली गई है, तो दूसरे दलों से आए 8 नेताओं को टिकट दिया गया है। वहीं 2 विधायक पुत्रों को टिकट मिला है। आपके भीतर बगावत के सुर भी दिखने लगे हैं। हालांकि पार्टी प्रवक्ता ऐसी किसी बात से इनकार करते हैं। दिल्ली की जनता ने 2 सरकारों को चुना। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को चुना बिजली, पानी, स्कूल, स्वास्थ्य, ट्रांसपोर्ट ऐसे मुद्दों को ठीक करने के लिए, और भाजपा की सरकार को चुना 7 सांसद जिताए कानून व्यवस्था दिल्ली में बरकरार रखने के लिए, दुरुस्त करने के लिए। खतरा ये भी है कि बची हुई 39 सीटों पर अभी से ही भगदड़ न होने लगे। झारखंड विधानसभा का पहला सत्र सोमवार को शुरू हुआ। पहले दिन नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा किया कि रविंद्र चरण महतो ही इंडिया गठबंधन के विधानसभा अध्यक्ष पद के उम्मीदवार होंगे। वहीं बीजेपी ने अभी तक सदन में अपना नेता के नाम की घोषणा नहीं की है। झारखंड विधानसभा में अधिकतर सदस्य सदन में कुछ इस अंदाज में आए। पहली बार झारखंड विधानसभा में 12 महिला विधायक हैं। 39 नए विधायकों में 21 पहली बार विधायक बने हैं। माननीय सभी विधायकों ने और मंत्रियों ने शपथ ग्रहण कर लिया है और आज की प्रक्रिया यहीं समाप्त हुई। कल की प्रक्रिया हम लोग कल करेंगे। वहीं अब सबकी नजर राज्यपाल के अभिभाषण पर होगी, जिसमें पहली बार हेमंत सरकार 2 स्कीमों, मैया योजना, एलपीजी स्कीम के लिए अनुपूरक बजट में प्रावधान करेगी। 5 साल पहले हम जो काम किए हैं, जो धरातल में उतारे हैं, और ये 5 साल हम क्या काम करेंगे विकास का काम, वो हमारा अधिवेशन में रहा। तो राज्य की जनता, राज्य के आदिवासी और मूलवासी अब शुद्ध रूप से माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर विश्वास बनाए हैं और विश्वास पर हम लोग खरा उतरने का काम करेंगे। फिलहाल देखना यह है कि अपने वादे के मुताबिक हेमंत सोरेन झारखंड की महिलाओं के खाते में कब 2500 रुपया ट्रांसफर करते हैं। खबर महाराष्ट्र से। वक्फ बोर्ड द्वारा कब्जा नीति का आरोप अब महाराष्ट्र में लगा है। लातूर के 103 किसानों को उनकी जमीन पर दावा करते हुए वक्फ बोर्ड ने नोटिस भेजा है। कुल 300 एकड़ की जमीन के लिए ये दावा किया गया है। किसान अब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से अगर मदद उनको नहीं मिलती है तो परिवार सहित आत्महत्या की चेतावनी भी दे रहे हैं। महाराष्ट्र में इस पर सियासत गर्म है। इस बार महाराष्ट्र के लातूर में 103 किसानों की करीब 300 एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोका है। इसको लेकर बोर्ड के खिलाफ नाराजगी भड़की है। सियासत भी गर्म है। किसान वक्फ के दावे को गलत बताते हुए कह रहे हैं कि बोर्ड उनकी पुश्तैनी जमीन हड़पना चाहता है, जहां वो हमेशा से खेती करते रहे हैं। सरकार से मदद न मिलने पर परिवार सहित आत्मदाह की चेतावनी भी दी है। 3 पीढ़ियों से हम जमीन कसते हैं, वो जमीन जो है सो हमारे रहना। ये राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने साफ कह दिया है कि सरकार किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देगी। ये सरकार आम जनता का है, किसी के ऊपर भी अन्याय नहीं होने देगी। ये अमेंडमेंट जो हम ला रहे हैं इसीलिए ला रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट हो, वक्त की प्रॉपर्टी हो, वो रजिस्टर्ड हो, डीड हो और वामसी पोर्टल पे हो। इधर AIMIM के नेता वक्फ के नोटिस को एक तरह से जायज बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो जगह वक्फ की है और शेतकरी लोग वहाँ खेती करते आ रहे हैं, तो वक्फ बोर्ड को इस बात का अधिकार है कि वो अपनी जमीन उनसे वापस लेने के लिए नोटिस देवे। स्टेट वक्फ ट्राइब्यूनल में इस मामले पर 2 बार सुनवाई हो चुकी है। अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। दरअसल वक्फ के ऐसे नोटिसों पर लड़ाई कोर्ट में नहीं बल्कि वक्फ ट्राइब्यूनल में ही लड़ी जाती है। इसलिए मोदी सरकार वक्फ एक्ट में बदलाव करना चाहती है, पर कांग्रेस सहित विपक्षी दल इसे मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जो डॉग स्क्वाड है वो बहुत अहम रोल प्ले करता है। इनका जो ट्रेनिंग स्कूल है वो टेकनपुर में है और ये बहुत सारी ड्यूटीज में डिप्लॉय किया जाता है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा हो या फिर सरहद पर निगरानी, इन दिनों देसी मुढोल हाउंड डॉग सुरक्षा बलों की पहली पसंद है। ये ट्रैकर की है जो चोर पकड़ने के लिए, खुद श्वान है ये, तो इस साल उसमें फर्स्ट पोजीशन मारता है इसमें। ये रिया है जिसने हाल में BSF के लिए कई पदक जीते हैं।
डॉग स्क्वाड सुरक्षा बलों में एक अहम रोल अदा करता है और कई बार अपने सहायक की जान भी बचाता है। कितने जर्मन शेपर्ड्स हैं आप लोगों के पास? अभी हमारे पास 20। क्या क्या इसकी क्या खासियत होती है? पहले सुरक्षा बलों के पास विदेशी नस्ल के कुत्ते ज्यादा हुआ करते थे, लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा बलों को मेक इन इंडिया नस्ल को बढ़ावा देने की सलाह दी थी, तब से जोर लोकल ब्रीड पर है। आने वाले दिनों में रामपुर हाउंड, हिमाचली शेफर्ड, गद्दी, बकरवाल और तिब्बती मास्टिफ सहित भारतीय नस्ल के कुत्तों का इस्तेमाल और ज्यादा बढ़ेगा। आज यूपी और ग्रेटर नोएडा के लिए बड़ा दिन था। आज यूपी के जीवर एयरपोर्ट पर पहला विमान उतरा। अब यहाँ कारोबारी उड़ान की तैयारी है। इसे यूपी और देश के विकास में एक बड़ी शुरुआत माना जा रहा है। मंगलवार को इंडिगो के इस विमान ने जीवर का रनवे छुआ और एक नई उड़ान का दौर शुरू हुआ। अप्रैल से शुरू हो रहा ये जीवर हवाई अड्डा जब पूरा होगा तो यहाँ से 6 करोड़ लोग सालाना आ जा सकेंगे। इसे एक नया मील का पत्थर माना जा रहा है। जिस क्षण का इंतजार था, जेवर वासियों को ही नहीं, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, पूरे एनसीआर को, आज उस एयरपोर्ट पे जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश जिस प्रकार विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, आज उस ऊंचाई में ये एक नया मील का पत्थर जेवर एयरपोर्ट में पहले ट्रायल लैंडिंग के नाते लिखा गया है। इंडिगो के इस विमान की परीक्षण उड़ान बिल्कुल कामयाब रही। विमान ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी। 10 मिनट में जीवर एयरपोर्ट पहुंचा। जीवर एयरपोर्ट पर लैंडिंग से पहले विमान आसमान में 1.5 से 2 घंटे तक चक्कर लगाता रहा। हर तरह की जांच पर विमान खरा उतरा। वैलिडेशन फ्लाइट में सारी चीज़ जैसा आपने बताया बारीकियों से जांच की जाती है। जो है इसका वेट देखा जाता है, जो लैंडिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, सबकी जांच की जाती है। अब यह एयरपोर्ट पूरी तरह से तैयार है। इस एयरपोर्ट को नोएडा और यूपी के विकास से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अभी ही जीवन में जमीन के दाम 40% तक बढ़ गए हैं। 2030 तक ये 10,000 रुपये वर्ग फुट पार कर सकते हैं। आयुष्मान के तहत छत्तीसगढ़ के निजी अस्पतालों में इलाज में परेशानी हो सकती है। अस्पतालों का कहना है कि इलाज के बावजूद पिछले 3 माह से उन्हें भुगतान नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ में आयुष्मान कार्ड से इलाज कराने वाले मरीज परेशान हो सकते हैं। ये चेतावनी निजी अस्पतालों की है। वजह आप खुद सुनिए। हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार का काम बंद हो या मरीज के इलाज में बाधा आए, लेकिन चूंकि पेंडिंग पेमेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए यदि बहुत जल्दी रास्ता नहीं निकला तो विरोध का कोई रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा ताकि सरकार हमारी बात को सुने और उसका निराकरण जल्दी से जल्दी करे। छत्तीसगढ़ में आयुष्मान के तहत 1623 निजी अस्पतालों में इलाज होता है। इन अस्पतालों का कहना है कि उनके 1500 करोड़ रुपए का भुगतान रुका हुआ है। आईएमए चाहता है जुलाई 2024 के बाद 1% ब्याज दर सहित भुगतान हो, आयुष्मान के पैकेज का पुनर्निर्धारण हो। आयुष्मान भारत योजना के 1300 करोड़ रुपयों का भुगतान लगभग बाकी है। इस प्रकार की उनकी भी मंशा है कि तत्काल ये भुगतान किया जाए। हल कैसे निकले, इसके बजाय राज्य में कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। क्या आपको अंदाजा है कि 21वीं सदी में भी औरतें डायन बताकर मार दी जाती है? इस अंधविश्वास से लड़ने की कोशिशें अब तक नाकाम रही है। हालांकि कई ऐसे संगठन हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। महज साल भर पहले 2023 में बिहार के डुमरिया में एक महिला जिंदा जला दी गई। उस पर डायन होने का शक था। तब से निरंतर ट्रस्ट इस पर काम कर रहा है कि हमारे ही गांव में जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ पे एक दीदी की इस तरह से एक हत्या कर दी गई है, उसको जिंदा जला दिया गया है। तब हम सबको, खाली निरंतर को नहीं पर बाकी जो मेरे साथी लोग हैं, जो महिला संगठन के लोग हैं, सबको लगा कि नहीं, हमको इसके बारे में थोड़ी पड़ताल करनी है। एनसीआरबी के मुताबिक साल 2000 से अब तक 2500 से ज्यादा स्त्रियों को डायन बताकर मार दिया गया। निरंतर और बिहार महिला फेडरेशन ने बिहार के 10 जिलों में 145 ऐसी महिलाओं से बात की जो इस हिंसा की चपेट में आई। पहले माना जाता था कि अकेली असहाय महिला ही ऐसी हिंसा की शिकार होती है, लेकिन सर्वे में शामिल 121 महिलाएं शादीशुदा और संयुक्त परिवार की निकली। झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ये बहुत ही प्रोन एरिया है जहाँ ज्यादातर ज्यादा महिलाएं मारी जा रही हैं।
संकट ये है कि ऐसी हिंसा की पीड़ित लड़कियों के लिए शिकायत करना भी आसान नहीं होती। वे डरी होती है, समाज उनके खिलाफ होता है। निरंतर जैसी संस्थाओं की मार्फत आने वाली ये कहानियां हमें काफी कुछ सोचने को मजबूर करती है। आखिर हमारे ही समाज का एक हिस्सा इतना पीछे क्यों रह गया कि वह डायन प्रथा पर भरोसा करे और अपने बीच की लड़कियों को मार डाले। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलते ही पहाड़ी क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हुई है। हल्के बादलों के बीच राज्य में ये पहली बर्फबारी है। वहीं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री समेत आसपास की चोटियों में बर्फ गिरी है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में कपकपाहट बढ़ गई है। जोशीमठ, गंगोत्री, यमुनोत्री, लोखंडी और नैनीताल सब ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। ये मौसम की पहली बर्फबारी है। बर्फबारी से किसानों और कारोबारियों को राहत मिली है। पर्यटकों के चेहरे भी खिल उठे हैं। आज पहली बार यहाँ ये ओली आया और पहली बार ये बर्फ गिरते हुए देखा। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत नज़ारा हो चुका है। सीजन की आज ओली में पहली बर्फबारी है। काफ़ी अच्छा है कि इस बार अच्छे टाइम पे यहाँ पे स्नोफॉल हो चुका है और काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं। लोग काफ़ी खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बहरहाल अब पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय रहने से उत्तराखंड में आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है, लेकिन अभी तो पर्यटक रोमांचित है और स्थानीय किसानों के लिए भी उम्मीद की किरण है।